हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हम प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन हमने जो सेकंड टाइप पर किया है, वो सेकंड टाइप है विशिष्ट कार्यों के आधार पर। जो विशिष्ट कार्य हैं, उन विशिष्ट कार्यों के आधार पर प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ कार्यों के आधार पर इन प्लाज्मिड को हमने 7 प्रकारों के अंदर क्लासिफाई किया है। 7 प्रकारों के अंदर यहाँ वर्गीकृत किया है हम लोगों ने। तो फर्स्ट देखते हैं इसकी। फर्स्ट जो पाया जाता है वो होते हैं लिंग कारक प्लाज्मिड। लिंग कारक प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर F प्लस कारक पाया जाता है, F प्लस फैक्टर उपस्थित होता है। ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर F प्लस फैक्टर उपस्थित होता है, ये प्लाज्मिड क्या होते हैं कि जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। तो एक बैक्टीरिया सेल दूसरे बैक्टीरिया सेल के कांटेक्ट में आती है। अब वो किस विधि के द्वारा आती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा आ रही है या डायरेक्ट एक दूसरे के पास में आ रही है, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन ट्यूब भी हो सकती है। तो ये किसी भी प्रकार एक दूसरे के पास में आ सकती हैं। तो यहाँ जब दो बैक्टीरिया सेल एक दूसरे के पास में आती हैं, जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो F प्लस फैक्टर युक्त जो बैक्टीरिया होते हैं, ये F प्लस युक्त बैक्टीरिया दाता कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जिनोम में, यहाँ जिनोम तो है ही, जिनोम के साथ साथ यहाँ पर प्लाज्मिड भी उपस्थित है। तो जब यहाँ पर जिनोम की कॉपी होगी, जिनोम का रेप्लिकेशन होगा, तो उसी वक्त यहां पर किसका हो जाता है? प्लाज्मिड का। जिनोम के साथ साथ में यहां प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ये जो दूसरी कोशिका है, दूसरी बैक्टीरिया की कोशिका है, वो कोशिका कौन सी होती है? जिसके अंदर F प्लस फैक्टर क्या है? एब्सेंट। तो यहाँ पर जो F प्लस फैक्टर युक्त बैक्टीरिया सेल्स होती हैं, वो ऐसी बैक्टीरियल सेल्स के प्रति आकर्षित होती हैं या उन सेल्स को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ जिनके अंदर F प्लस फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कैसी होती हैं? F माइनस, मतलब प्लाज्मिड रहित। तो यहाँ जब यहाँ इस प्लाज्मिड की कॉपी हो रही है, तो यहाँ जिनोम दोनों के अंदर यहाँ पर कॉपी होकर के ये प्लाज्मिड कॉपी होकर के यहाँ पर पहुंच जाएगा। दोनों के जिनोम आपस में मिक्स हो जाएंगे, दोनों में प्लाज्मिड की कॉपी यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब ये भी सेल कैसी हो गई? बैक्टीरिया की F प्लस युक्त। तो यहाँ पर जो लिंग कारक प्लाज्मिड होते हैं, ये लिंग कारक प्लाज्मिड F माइनस युक्त या फिर ग्राही बैक्टीरियल सेल्स को अपनी तरफ आकर्षित करके उनको डोनर के अंदर बदल देते हैं, उनको F प्लस फैक्टर युक्त सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो लिंग कारक प्लाज्मिड होते हैं वो दूसरे पाए जाते हैं प्रतिरोधी प्लाज्मिड। प्रतिरोधी प्लाज्मिड, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर प्रतिरोधी हैं तो किसी चीज का तो प्रतिरोध कर रहे होंगे प्रतिरोधी प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो प्रतिरोधी प्लाज्मिड पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोधी प्लाज्मिड के अंदर प्रतिरोधक जीन युक्त, इनके अंदर प्रतिरोधक जीन युक्त प्लाज्मिड उपस्थित होता है। प्लाज्मिड उपस्थित होता है। अब यहाँ पर जो प्रतिरोधी जीन है, इसको क्या कहते हैं हम? आर कारक। प्रतिरोधी जीन को हम किससे शो करते हैं?
आर कारक से यहाँ पर हम शो करते हैं। जिन बैक्टीरियल सेल्स में आर कारक प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरियल सेल्स कैसी हैं? प्रतिरोधी जीन युक्त हैं, या फिर कहें कि इन आर कारक सेल जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इनमें इस प्रकार का प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रतिरोधी जीन पाई जाती है। अब ये प्रतिरोध किस चीज का कर रही है, कौन कौन सी चीज के प्रति यहाँ बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बना रही है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सभी क्या है? ये एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके प्रति प्रतिरोधी बनाता है। अगर किसी बैक्टीरिया में आर कारक प्रेजेंट है तो इन दवाइयों का उस बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? प्रतिरोधी प्लाज्मिड कह रहे हैं। यहां पर इनकी संख्या, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आर कारक की जो संख्या है वो 1 से लेकर 4 तक उपस्थित हो सकती है। किसी कोशिका में 1 भी उपस्थित हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल में, या ये 4 भी उपस्थित हो सकते हैं। 1 से लेकर इनकी संख्या 4 तक उपस्थित हो सकती है। जो आर कारक है, ये आर कारक 2 घटकों से निर्मित होता है, 2 घटकों से मिलकर के बना होता है। वो घटक कौन से होते हैं? आरटीएफ, आरटीएफ, और दूसरा होता है आर निर्धारक, आर निर्धारक कारक। आरटीएफ को बोलते हैं हम प्रतिरोधी स्थानांतरण कारक, प्रतिरोधी स्थानांतरण कारक। रेजिस्टेंस ट्रांसफर्ड फैक्टर। तो यहां पर आर कारक 2 घटकों से निर्मित बना होता है, आरटीएफ और आर निर्धारक कारक। ये ड्रग प्रतिरोधी होते हैं, ये क्या ड्रग्स ही तो हैं जो दे रहे हैं हम, ये ड्रग प्रतिरोधी होते हैं, और यहाँ पर ये ट्रांसफर करने वाला होता है। तो यहाँ ये आर कारक 2 फैक्टर से निर्मित होता है, 2 फैक्टर से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड, जो कोल प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इन कोल प्लाज्मिड में कॉल्सिनोजेनिक, कॉल्सिनोजेनिक आई, ये फर्स्ट नहीं है, आई है, आई फैक्टर पाया जाता है। कोल प्लाज्मिड के अंदर कोल्सिनोजेनिक आई फैक्टर प्रेजेंट होता है। अब ये जो कोल्सिनोजेनिक आई फैक्टर है, इस कोल्सिनोजेनिक आई फैक्टर के कारण यहां पर कॉल्सिन नामक प्रोटीन का स्रावण होता है। यहां पर कॉल्सिन प्रोटीन, कॉल्सिन प्रोटीन स्रावित होती है। ये जो कॉल्सिन प्रोटीन है, जिस कॉल्सिन प्रोटीन का यहाँ पर स्टूडेंट श्रावण हो रहा है, ये कॉल्सिन प्रोटीन जिन बैक्टीरिया के अंदर कोल प्लाज्मिड उपस्थित है, जिन बैक्टीरिया में कोल प्लाज्मिड उपस्थित है, उनके लिए तो घातक नहीं होती, इनके लिए घातक नहीं, लेकिन जिनके अंदर कोल प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट, उनके लिए क्या होती है, ये घातक।
जिन बैक्टीरिया के अंदर कोल प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंट होता है, उनके लिए ये जो कोलसिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन कैसी होती है, टॉक्सिक होती है, घातक होती है, विषैली होती है। ये इन बैक्टीरियाओं में जिनके अंदर कोल प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि ये को हम बोलेंगे कोल संवेदी, इन बैक्टीरियाओं को क्या बोलते हैं हम, कोल संवेदी। ये कोल संवेदी बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरियाओं में ये एटीपी निर्माण, डीएनए का रेप्लिकेशन, अनुवादन, अनुलेखन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सबको क्या कर देगी, रोक देगी। यहां पर सबको ये रोक देगी। कौन, कोलसिन प्रोटीन। इसमें बैक्टीरियाओं के अंदर ना तो एटीपी निर्माण होने देगी, ना डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ना अनुवादन होगा, ना अनुलेखन होगा। सभी प्रोसेस को यहाँ पर क्या कर देगी, रोक देगी। यहाँ पर जितनी भी यहाँ बैक्टीरिया के अंदर जो उपापचयी रिएक्शंस होती हैं, इन उपापचयी रिएक्शंस को रोक देगी। जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को क्या करेगी, तोड़ देगी, यहाँ पर इसको नष्ट कर देगी। जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है, इस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। कोलसिन प्रोटीन, यहाँ पर जो कोलसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये कोलसिन प्रोटीन कई प्रकार की होती है, 4 प्रकार की पाई जाती है। कोलसिन प्रोटीन 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, कोलसिन आई के, कोलसिन आई के, ये क्या करेगी, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगी। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगी। कोलसिन E1, कोलसिन E1 यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रोक देती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी निर्माण, एटीपी निर्माण कहें या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहें, को रोक देगी। कोलसिन E2, कोलसिन E2, कोलसिन E2 यहां पर डीएनए के संश्लेषण को रोक देगी। और साथ ही साथ डीएनए को क्या करती है, नष्ट। संश्लेषण को तो रोकेगी ही रोकेगी, साथ ही साथ डीएनए को नष्ट भी करेगी। कोलसिन E3, कोलसिन E3, कोलसिन E3 प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है, प्रोटीन संश्लेषण को कम करेगी। क्यों, क्योंकि यहां जो राइबोसोम में 16S RNA जो होता है, इस 16S RNA को क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। 16S RNA को यहाँ पर ये नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो कोल प्लाज्मिड होते हैं स्टूडेंट्स, ये कोल प्लाज्मिड उन बैक्टीरियाओं के लिए घातक होते हैं जिनके अंदर कोल प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। ये कोल संवेदी होते हैं। अगर दूसरे बैक्टीरिया, ऐसा कोई कोल बैक्टीरिया जिसके अंदर कोल प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो ऐसे बैक्टीरिया के अटैच हो गया जिसके अंदर कोल प्लाज्मिड पाया जा रहा है, वहां कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। और ऐसे बैक्टीरिया के साथ में अटैच हो गया जहां कोल प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, ये घातक। जो यहाँ पर कोल्सिजेनिक आई कारक है, ये कोलसिन जो प्रोटीन स्रावित करेगा, वो प्रोटीन इन सब इफेक्ट को दिखाएगी उस बैक्टीरिया के अंदर जिस बैक्टीरिया में
कोल प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट, रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड। रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जो रोग उत्पन्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंतरिक प्लाज्मिड। आंतरिक प्लाज्मिड, HLY प्लाज्मिड, के प्लाज्मिड, ये सभी क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड होते हैं। जैसे आंतरिक प्लाज्मिड की बात करें तो आंतरिक प्लाज्मिड जो होता है वो टॉक्सिन उत्पन्न करता है, और ये जो टॉक्सिन उत्पन्न करता है आंतरिक मतलब होता है आंतों से, ये यहाँ पर डायरिया फैलाता है, आंतों में अपना इफेक्ट दिखाएगा और ये डायरिया फैलाता है। कॉलेरिया बैक्टीरिया, जिसके अंदर कॉलेरा जो होता है वो इसके अंदर आंतरिक प्लाज्मिड होते हैं जो टॉक्सिन उत्पन्न करता है और क्या फैलाता है? डायरिया फैलाता है। HLY प्लाज्मिड, HLY प्लाज्मिड के अंदर अल्फा हीमोलिसिंस फैक्टर का निर्माण होता है। फैक्टर का निर्माण होता है या फैक्टर उपस्थित होता है यहाँ पर HLY प्लाज्मिड में। ये क्या करता है? आरबीसी को नष्ट, जो अल्फा हीमोलिसिंस फैक्टर है ये फैक्टर क्या करेगा? आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। के प्लाज्मिड, जो के प्लाज्मिड पाए जाते हैं ये के प्लाज्मिड बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया में रेशेदार प्रोटीन उपस्थित होती हैं, रेशेदार जो प्रोटीन होती हैं, क्योंकि प्रोटीन आप लोगों सेकेंड ईयर में आएंगे जब पढ़ेंगे कई प्रकार की होती हैं, ये रेशेदार प्रोटीन के रूप में एंटीजन प्रदान करते हैं। एंटीजन प्रदान करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो रेशेदार प्रोटीन है इस रेशेदार प्रोटीन को मॉडिफाई कर देते हैं एंटीजन के रूप में। यहाँ एंटीजन उत्पन्न करवा देते हैं, एंटीजन के रूप में यहाँ पर ये मॉडिफाइड इसको कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्नकारी प्लाज्मिड। निम्नकारी प्लाज्मिड ये वो प्लाज्मिड होते हैं जिन बैक्टीरियाओं के अंदर ये प्लाज्मिड उपस्थित हैं वो बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। इन बैक्टीरियाओं के अंदर मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की क्षमता पाई जाती है। अपघटन की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास की कई प्रजाति, स्यूडोमोनास की कई जो प्रजाति होती हैं इन प्रजातियों के अंदर निम्नकारी प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की क्षमता रखते हैं। जो अधिक विषैले और विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको छोटे पदार्थों के रूप में, बड़ी श्रृंखलाओं को छोटी श्रृंखलाओं में और कम विषैले पदार्थों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, पारा या पारद प्रतिरोधी प्लाज्मिड। पारा या पारद प्रतिरोधी प्लाज्मिड।
ये वो प्लाज्मिड होते हैं जिनके अंदर जो भारी धातु होती हैं, भारी धातु आयन, इन भारी धातु आयन्स के द्वारा जो टॉक्सिन स्रावित होते हैं, टॉक्सिन स्रावित होते हैं, इनके प्रति, इन भारी धातु आयन्स के कारण जो टॉक्सिन्स स्रावित हो रहे हैं, इनके प्रति यहां इनको क्या करती हैं, यहां जो बैक्टीरिया होती हैं, इन बैक्टीरियाओं को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन टॉक्सिन्स को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कौन से? पारद प्रतिरोधी जो प्लाज्मिड होते हैं। जैसे आप लोगों ने पारे के मरकरी के बारे में पढ़ा है, लेड, ये सारी निकिल, ये सारे वो धातुएं हैं, अगर ये धातु बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं तो बॉडी के अंदर बहुत अधिक टॉक्सिक्स पदार्थ का स्रावण करती हैं, बहुत अधिक विषैले पदार्थों को स्रावित करती हैं, जो बॉडी को बहुत इंजर्ड करते हैं, घायल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो जिन बैक्टीरियाओं के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मिड में इतनी कैपेसिटी होती है कि इन टॉक्सिन्स का सामना कर सकते हैं, इन टॉक्सिन्स को जो स्रावित हो रहे हैं इनका सामना कर सकते हैं, इनको सहन करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल बात करें, यहां पर जो स्यूडोमोनास होता है, जो स्यूडोमोनास होता है, इस स्यूडोमोनास में पारे के प्रति, Hg बोलते हैं पारा, पारे के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। यहां पारे के प्रति सहनशीलता कहें या पारे के प्रति प्रतिरोधकता कहें, इसके प्रति यहां पर इसमें प्रतिरोधकता उपस्थित होती है स्यूडोमोनास के अंदर। सेकंड, साल्मोनेला। जो साल्मोनेला होता है, इस साल्मोनेला में जो प्लाज्मिड पाया जाता है, इस साल्मोनेला के प्लाज्मिड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पारा, निकिल, आर्सेनेट, पारा, निकिल, आर्सेनेट, कोबाल्ट, इन सभी के प्रति क्या देता है? प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इन सभी के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इतनी कैपेसिटी होती है साल्मोनेला के प्लाज्मिड में, इन सभी के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करेगा। आबुर्दकारी प्लाज्मिड, गांठ उत्पन्न करने वाला, आबुर्दकारी प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाए जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं, इन्हें हम टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। इस टीआई प्लाज्मिड में गांठ उत्पन्न करने की क्षमता होती है, गांठ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो स्टूडेंट्स, ये डाइकॉट प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म के जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, इन डाइकॉट प्लांट में गांठ उत्पन्न करने की क्षमता रखता है कौन? एग्रोबैक्टीरियम। यहां इनके अंदर गांठ उत्पन्न करता है। तो ये 7 प्रकार के प्लाज्मिड कार्य के आधार पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर देख लिया हमने, और एक दूसरे के साथ में कैसे इंटीग्रेटेड रूप से पाए जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मिड के कार्य की। कार्य, प्लाज्मिड के तो प्लाज्मिड कौन कौन से कार्यों का संपादन करता है?
सबसे पहले जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये रिकॉम्बिनेशन के लिए, रिकॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होता है, वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, रिकॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होता है, वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, वाहक के रूप में भी प्रयुक्त होता है डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। यहां इसको रिकॉम्बिनेशन के लिए वाहक के रूप में यहां पर ये प्रयुक्त किया जाता है। औषधि प्रतिरोधी के रूप में अभी पढ़ा है हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, औषधि प्रतिरोधी के रूप में। निम्नकारी के रूप में, निम्नकारी के रूप में जो अधिक घातक पदार्थ हैं उन घातक पदार्थों को तोड़ करके छोटे पदार्थों में कन्वर्ट कर देगा। निम्नकारी के रूप में क्लोन निर्माण में, क्लोन्स के निर्माण में, क्योंकि यहाँ जो वाहक के रूप में आप प्रयुक्त कर रहे हैं, जब इस वाहक की कॉपी करवाते हैं तो यहाँ क्लोन्स के निर्माण में भी ये प्रयुक्त होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त। सुपरबग के निर्माण में, सुपरबग, जब आप सेकेंड ईयर में जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सुपरबग क्या चीज होती है। सुपरबग के निर्माण में प्लाज्मिड का उपयोग होगा, सुपरबग के निर्माण में। और भारी धातुओं के प्रति, भारी धातुओं के प्रति प्रतिरोधकता, धातुओं के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में प्लाज्मिड का उपयोग होता है। और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रयोग प्लाज्मिड का होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सेकेंड ईयर में जब फर्स्ट पेपर जेनेटिक इंजीनियरिंग का पढ़ोगे वहां देखोगे कि प्लाज्मिड को किस किस प्रकार से, कैसे कैसे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।